पेस्ट ऑफ ग्राउंडनट, व्हाइट ग्रब और रूट ग्रब। पहले हम पढ़ेंगे व्हाइट ग्रब या रूट ग्रब के बारे में कि ग्राउंडनट में ये कैसे डैमेज कॉज करते हैं। तो ये बिलोंग टू फैमिलीज कैरेबिडेई एंड ऑर्डर कोलियोप्टेरा। रूट ग्रब इज अ पॉलीफेगस पेस्ट। ये सिर्फ ग्राउंडनट में डैमेज कॉज नहीं करता, ये और भी कई तरह के क्रॉप्स में डैमेज कॉज करता है। फीडिंग ऑन रूट्स ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स लाइक पल्सेस, ग्राउंडनट, शुगरकेन, वेजिटेबल एक्सेट्रा। एंड इट इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ ग्राउंडनट जो हमारा व्हाइट ग्रब होता है। होलोट्रिकिया कॉन्सेंगुइनिया। Identification: adult is fully developed by the end of November and remains in the pupal cell. नवंबर तक ये प्यूपल सेल में रहता है और जब बारिश आती है हमारी जून जुलाई में मॉनसून में, तो इसके जो सॉइल में इसकी प्यूपल स्टेज होती है वो एक्टिव हो जाती है और ये उससे प्यूपल से बाहर आ जाता है और इन्फेस्टेशन स्टार्ट कर देता है। पूरे पूरे साल में इसकी एक ही लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल काफी ज्यादा बड़ी होती है व्हाइट ग्रब की। तो उस तरह से ये डैमेज कॉज करता है व्हाइट ग्रब। और इसका ये बहुत मतलब जो रूट के पार्ट है ये उसमें जो इसके ग्रब्स होते हैं वो बिल्कुल इस सी शेप के होते हैं और वो रूट्स के ऊपर फीड करते रहते हैं, जिस वजह से जो हमारा प्लांट होता है वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता सॉइल से और उसका रिजल्ट हमें अपनी ईल्ड में जो डिटेरियोरेशन होती है उसमें मिलता है। तो इस तरह से जो व्हाइट ग्रब होते हैं ये बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करते हैं। नेचर ऑफ डैमेज: बीटल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग मई जुलाई। देखा जैसे मैंने आपको बताया कि जो मॉनसून का पीरियड होता है उसमें ये बाहर आते हैं और फिर डैमेज कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं और इनकी एग लेइंग भी उसी टाइम हो जाती है। द लाइफ हिस्ट्री फ्रॉम एग टू अडल्ट इज 171 डेज। तो इसकी लाइफ साइकिल काफी ज्यादा एक्सटेंडेड होती है जिसकी वजह से एक ही जनरेशन कंप्लीट हो पाती है एक साल में। मैनेजमेंट: अब अगर ये प्यूपेशन अपनी सॉइल के अंदर कर रहा है तो व्हाइट ग्रब की मैनेजमेंट अब कैसे करेंगे? डीप फ्लोइंग आफ्टर समर, आफ्टर शावर्स वुड एक्सपोज द प्यूपा एंड बीटल्स टू हॉट सन और बर्ड्स फॉर प्रीडेशन। हॉट सन में जब वो हॉट सन के लिए सन रेस में एक्सपोज हो जाएंगे तो सीधी सी बात है उनमें डिटेरियोरेशन हो जाएगी और वो वहीं पे मैनेज हो जाएगी। एंड जब वो बर्ड्स के लिए एक्सपोज हो जाएंगे तो बर्ड्स उनमें प्रीडेट करेगा और उनको कंट्रोल कर लेगा। ये इसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है व्हाइट ग्रब्स की। मास कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटल्स: एक ये भी है जो जब हमें बीटल्स का इमरजेंस मिल गई, हमने इंस्पेक्ट कर लिया कि हाँ यहाँ पे बीटल्स की इमरजेंस हो रही है, तो हम उनकी मास कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके बाद स्प्रेइंग सराउंडिंग ट्रीज विद कार्बोरिल। जो इसके अब अभी हमारे प्लांट्स अभी क्रॉप्स उगे हुए हैं और हमने देखा कि इसके जो एडल्ट्स है वो इमर्ज कर चुके हैं, तो वो फाइनली रेस्ट कहाँ पे करेंगे? जो हमारे आसपास के दूसरे पौधे हो गए उनमें रेस्ट करेंगे। तो इसके लिए ये भी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है कि जो आसपास के हमारे सस्टेप्टेबल पौधे हैं उन पे हम इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं जिससे कि जो हमारा ये पेस्ट है वो कंट्रोल हो जाए, क्योंकि वो जैसे ही उन पे कांटेक्ट में आएगा तो वहीं पे मैनेज हो जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ फंगल पैथोजेंस लाइक, ये आपको हमेशा याद याद रहना चाहिए जो फंगल बायोलॉजिकल कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल एजेंट्स होते हैं। पहला है मेटाराइजियम एनाइसोपिलाई एंड ब्यूवेरिया बेसियाना। ये दो हमेशा आपको याद रहने चाहिए क्योंकि ये इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल में बहुत ज्यादा जगह एप्लीकेशन अप्लाई होते हैं। Seed treatment with chlorpyrifos 6 to 10 ml per kg seed is effective against root grubs. Application of Foret 10G 15 kg per hectare at sowing time. तो जब हम इसके ग्रेनुअल्स डालते हैं फोरेट के, ये जो जी होता है ग्रेनुलर फॉर्मुलेशन। ग्रेनुलर फॉर्मुलेशन क्या होती है? दाने दाने वाली फॉर्मुलेशन होती है ये। जब आप क्लास में प्रैक्टिकल के लिए आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इसको ये किस टाइप की होती है, जिस तरह से अब हमारा मतलब आगे गाइडलाइंस आएगी उस हिसाब से, ठीक है। ग्राउंडनट लीफ माइनर: जो ये ग्राउंडनट लीफ माइनर होता है इसका डैमेजिंग इज सिमिलर टू एज दैट ऑफ सोयाबीन लीफ माइनर। इसका क्या होगा? जो एडल्ट होगा जो इसका एडल्ट होगा वो एग ले करता है अपना लीव्स के ऊपर, और जो लीव्स होते हैं उसमें लार्वर जब हैच करेगा एग्स से तो वो लीफ के जो एपिडर्मिस होगा उसमें पेनिट्रेट करेगा और वहां पे माइंस बनाना स्टार्ट कर देगा। जब वो माइंस बनाना स्टार्ट कर देगा तो जो हमारे लीव्स की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होगी वो डिटेरियोरेट होगी, जिस वजह से हमारा जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और यील्ड में डिक्लाइन होगा। ये इस तरह से ये डैमेज कॉज करता है। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है लीफ माइनर की? Moth is very small with dark brown wings and small distinct white spot on forewings. Shiny and sculptured eggs are laid singly on tender leaves.
Incubation period for egg stage is 3 days. Full grown larva is greenish with small dark head. Larval period lasts for 14 days. Pupation is inside the blotch mine. जो ये हमारी माइन बनाता है लीफ के अंदर, उसी के अंदर इसकी प्यूपेशन हो जाती है. एंड इमर्जेस एज एन एडल्ट इन अबाउट 4 डेज. जो इसकी प्यूपल स्टेज होती है वो 4 दिन की होती है और वो 4 दिन में एडल्ट की तरह इमर्ज करके माइग्रेट कर जाता है और दूसरी जगह डैमेज कॉज करता है. मैनेजमेंट कैसे होती है इसकी? रेगुलर मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस. अगर आपने इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में जाना ही है तो सबसे ज्यादा मेजर रोल जो होता है वो मॉनिटरिंग एंड सर्वेइंग का होता है, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगता है कि इंसेक्ट का कितना इंसिडेंस है और कब जैसे हमने बिल्कुल इफेक्टिव मेजर्स इंप्लीमेंट करने हैं. तो regular monitoring and surveillance is very important for effective management of insect pest. Collection and destruction of the larva and infested plant parts. Crop rotation with non-leguminous crop to avoid outbreak of pest. जब हमने crop rotation कर दी तो उससे भी ये target pest हमारा manage हो जाता है. Raising soybean as trap crop. जैसे मैंने पिछले कल आपको बताया था पेस्ट ऑफ पल्सीज में, जो हमारी सोयाबीन होती है उसको उसके लिए इसकी जो प्रेफरेंस होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो उसको हम एज अ ट्रैप क्रॉप यूज कर सकते हैं ताकि जो हमारा मेन क्रॉप है ग्राउंडनट वो बच जाए, लेकिन जो इन्फेस्टेशन है वो सोयाबीन में है. और जो उसका थोड़ा सा पैच होगा हमारा सोयाबीन का, हम उसमें अपना मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करें और इस इंसेक्ट पेस्ट को मैनेज कर ले एट द इनिशियल स्टेजेस इटसेल्फ. सेटिंग अप ऑफ लाइट ट्रैप्स एंड फेरोमोन ट्रैप्स. लाइट ट्रैप्स एंड फेरोमोन ट्रैप्स का जो फंक्शनिंग होती है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है. फोलियर स्प्रे विद एसीफेट, क्लोरोपाइरिफोस और मोनोक्रोटोफोस इज आल्सो इफेक्टिव. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पेस्ट ऑफ ग्राउंडनट, दैट इज रेड हेरी कैटरपिलर. रेड हेरी कैटरपिलर बिलोंग्स टू फैमिली Arctiidae. among the whole group of hairy caterpillars. हेरी कैटरपिलर्स की एक बहुत अच्छी आइडेंटिफिकेशन होती है, वो होती है कि इनकी जो बॉडी होती है, आप जब इन्हें देखेंगे फील्ड में तो बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं इनकी बॉडी में. तो आप जब एक दो बार इन्हें देख लोगे तो आपको अच्छी तरह से इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि हेरी कैटरपिलर की इन्फेस्टेशन कब आई है, कैसे आई है और किस तरह से आई है. ये आपको अच्छे से गाइड हो जाएगा. Hairy caterpillars are most injurious to agriculture throughout India. Although the red hairy caterpillars are found in southern and northern region of country, they are said to belong to two species of genus Amsecta. Amsecta की ही दो जीनस को ये बिलोंग करते हैं मैक्सिमम, जो हेरी कैटरपिलर की स्पीशीज या पेस्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में. आइडेंटिफिकेशन. Amsecta mori has a reddish anterior marginal streak of forewings and the band on the head. आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ जब रेनफॉल हो जाती है जून जुलाई में, द सेकेंड इवनिंग के जो उसके 2 हफ्ते के बाद ये क्या होता है, ये इमर्ज कर जाते हैं और अपनी इन्फेस्टेशन स्टार्ट कर देते हैं. दे मेट एंड कमेंस ओविपोजिशन ऑन द सेम डे. द क्रीमी और लाइट येलोइश एग्स आर लेड इन ग्रुप्स मोस्टली ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स. ये इनकी आइडेंटिफिकेशन भी हो सकती है जब हम इंस्पेक्शन करने जाए फील्ड में, कि जो इनकी एग लेइंग होती है वो कहाँ होती है, लीफ के अंडर साइड में, लीफ के निचले हिस्से में इनकी एग लेइंग होती है. 300 से द फीमेल लेज अराउंड 300 to 1000 eggs. Incubation period of eggs is 3 to 4 days. Full grown caterpillars are reddish brown with black bands on either end and have long reddish brown hairs all over the body arising on वॉट्स. वॉट्स में इसके मतलब वॉट्स क्या हो गए, गुच्छों में इसके उसमें हेयर्स ग्रो करते हैं बॉडी के ऊपर. द हेड एंड प्रोथोरेक्स आर रेड. लार्वा पीरियड्स इज अराउंड 40 to 50 days. The grown-up larva burrows into the moist soil and pupates in earthen cell at depth of 10 to 20 centimeter. सॉइल में इसकी प्यूपेशन होती है. जो हमारा फाइनल स्टेज का इंस्टार होता है, लार्वल इंस्टार फाइनल स्टेज का, जो उसके वो क्या करता है, वो माइग्रेट करता है सॉइल की तरफ और उसके अंदर डग करके उसके अंदर ही जाके प्यूपेशन कर लेता है. सॉइल के अंदर इसकी प्यूपेशन होती है मोस्टली अलोंग फील्ड बैंड्स बंड्स एंड इन मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज अंडर ट्रीज इन द फील्ड. द इंसेक्ट अंडरगोज प्यूपल डाइपोज. जो इसकी डाइपोज होती है, जो इसने विंटर का सीजन निकालना होता है, वो ये प्यूपल स्टेज में निकालता है.
इसकी प्यूपल स्टेज डायपोज में चली जाती है। टिल नेक्स्ट ईयर देयर इज ओनली वन जनरेशन पर ईयर। तो जो इसका कैटरपिलर है वो कैसा डैमेज करता है, चुइंग एंड बाइटिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं इसके, तो ये लीफ में विंडोज कॉज कर देते हैं। ये लीफ होगा तो वहां पे बड़े बड़े ऐसे वो सर्कुलर पैचेस बना देंगे वो फीडिंग कर करके, इस तरह का डैमेज ये कॉज करते हैं। मैनेजमेंट कैसे होती है हेरी कैटरपिलर की, डीप समर प्लॉइंग, क्योंकि ये हमारा सॉइल में वो करता है प्यूपेशन, तो डीप समर प्लॉइंग आफ्टर हार्वेस्ट टू एक्सपोज डाइपोजिंग प्यूपा हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ हेरी कैटरपिलर। कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एग मासेस एंड ग्रेगेरियस लार्वा, सेटिंग अप बॉनफायर, इट आल्सो एक्ट एज अ लाइट ट्रैप, क्योंकि वो आग लाइट इमिट करेगी और वो एग जो इस इंसेक्ट का एडल्ट होगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और आग की तरफ वो जैसे ही जाएगा तो वहां पे हीट से वो वहां पे मर जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। प्लेसिंग शूट्स ऑफ जेट्रोपा एंड इपोमिया ऑन बर्ड्स टू अटैक माइग्रेटिंग लार्वा एंड स्प्रेइंग ऑन शूट्स। ठीक है, ये इस तरह से कैसे हेल्प करेगा, जो जेट्रोपा और इपोमिया है इसमें ये अट्रैक्टेंट एक्ट करेगा, तो जो हमारा मेन क्रॉप है उसकी तरफ इंसेक्ट पेस्ट नहीं माइग्रेट करेगा, और उससे ज्यादा इसकी प्रेफरेंस रहेगी जेट्रोपा और इपोमिया में। और जब ये उसके ऊपर जाके सेटल हो जाएगा तो हम अपने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि वो वहां पे कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, नेचुरल एनिमीज इंक्लूड अ प्रीडेटरी पेंटोटोमिट बग। बग बग है तो किस फैमिली को किस ऑर्डर को बिलोंग करेगी, ये हेमिपटेरा को। अटैकिंग लार्वा एंड लार्वल पैरासाइट्स लाइक अपेंथलिस प्लेवियस, अपेंथलिस सीरियोनोटी। ठीक है, ये इसके प्रीडेटरी प्रीडेटर्स है। स्प्रेइंग विद डाइमिथोएट एंड मोनोक्रोटोफॉस आल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ऑफ रेड हेरी कैटरपिलर। पॉइजन बेटिंग भी कर सकते हैं हम। पॉइजन बेट में क्या होता है, हम बेट तैयार करेंगे और उसमें इंसेक्टिसाइड को मिक्स कर देंगे, जिससे कि जो हमारा टारगेट इंसेक्ट पेस्ट है जब वो उस पर फीड करेगा तो उसका वो इंसेक्टिसाइड को भी इंजेस्ट करेगा और कंट्रोल हो जाएगा। थ्रिप्स, थ्रिप्स आल्सो कॉज डैमेज इन ग्राउंडनट। थ्रिप्स स्कर्टोट्रोप, थ्रिप्स डोर्सेलिस, स्कर्टोथ्रिप्स डोर्सेलिस जो है हमारा, ये भी एक पॉलीफेगस पेस्ट है। ये आपको कई तरह के क्रॉप्स में फीडिंग करता हुआ मिलेगा। इट बिलोंग्स टू फैमिली थ्रिपिडेई एंड ऑर्डर थाइजेनोपटेरा। मैनेजमेंट स्प्रे foliar spray with dimethoate 2 ml per liter or imidacloprid 0.50 ml per liter is an effective measure for control of thrips। अब थ्रिप्स कैसे डैमेज कॉज करते हैं, इनके होते हैं रास्पिंग टाइप के माउथ पार्ट्स, तो ये हमारे जो लीफ होता है, फ्लावर होता है, उसमें ये चले जाएंगे, इसकी निम्फ एंड एडल्ट दोनों रास्पिंग कर देंगे ऐसे ऐसे। अब अगर हम अपनी हिमाचल की भाषा में बोले तो वो गरोड़े लगा देंगे वहां पे, स्क्रैचेस टाइप का होता है इसका नेचर ऑफ डैमेज। ठीक है, इस तरह से ये डैमेज कॉज कर देते हैं। रास्पिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं इसके। Now next come to next pest of groundnut, that is groundnut aphid. Apis crassipori. It belongs to order Hemiptera and family Aphidae. एफिड्स जो होते हैं हमारे, वो किस तरह का डैमेज कॉज करते हैं, वो हमारा जो सेल सैप होती है उसको सक करते हैं, इस तरह से वो डैमेज कॉज करते हैं। जो ग्राउंडनट एफिड होता है उसका मैनेजमेंट के लिए हम स्प्रेइंग ऑफ टबैको डिकॉक्शन एंड सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड लाइक मोनोक्रोटोफॉस और इमिडाक्लोपिड भी हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंडनट एफिड। ओके,